हिंदी कॉमिक्स वाला पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शरप सत्र श्रृंखला का पंचम अध्याय शरप काल। टनी, ये तू है? ये कौन है जो तेरा पीछा कर रहा है? क्या चाहते हैं ये? इन सब की मौत आई है क्या? टनी, अरे आगे देख टनी, आगे। ये एक जाल है, षड्यंत्र है। बच टनी बच। क्या हो गया है तुझे टनी? टनी, टनी। सोडांगी को होश आ गया। तुमने इसका विष उतार दिया। पर यह टनी कौन है? मेरा पुत्र, मेरा अजय पुत्र। वह संकट में है। तेरे होश में आते ही मुझे उसके संकेत तुझसे क्यों मिले? क्या रहस्य है इसके पीछे? मैं नहीं जानती। मैंने तो उसका कभी जिक्र तक नहीं सुना। भारती बता रही थी कि तुम नागराज के विश्वास पात्र हो, उसके शरीर में रहती हो। और नागराज अभी लापता है। शायद पाताल के सर्वदेश में गया है, वहीं जहाँ टनी है। तुमको अवश्य यह संकेत नागराज से जुड़े रहने के कारण उसी से मिल रहे हैं, और मुझे तुमसे। अगर मैंने जो कुछ देखा वह नागराज के कारण हो रहा है तो नागराज को तुरंत चेतावनी संकेत दोगी। अगर उसने मेरे पुत्र टनी का बाल भी बांका किया तो तुम सारे सर्पों का आ जाएगा सर्प काल। नागराज का अस्तित्व है भी या नहीं? नागराज खत्म। लाखों का काल आज मेरे जूते के सोल में चिपका हुआ है। और उसकी खुद की सोल यानी आत्मा। कौन? अरे तू बच कैसे गया और विशाल काल भी हो गया? तू मेरा 15वीं शक्ति जैसा विशालकाय तो हो सकता है नागराज, परंतु मेरे पास अन्य शक्तियाँ भी है। जैसा कोई कोई भी घातक यान बना सकने की शक्ति। परंतु मैं तुझको अपनी शक्तियों के प्रयोग की प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहता। मुझे बस टनी चाहिए जिसे तूने किस्मत से बचा लिया है। सिर्फ टनी को मारेगा जी18? तोसी और अप्सरा को नहीं? तोसी को भी मारना है लेकिन सर्वदेश को पाने के लिए नहीं। मुझे पाना है अप्सरा को। अप्सरा? और अप्सरा तब तक मेरी नहीं हो सकती जब तक उसका पुत्र टनी जीवित है। शेर एक शेरनी को पाने के लिए सबसे पहले उसके बच्चों को मारता है। रावण ने भी कभी एक विवाहिता पर कुदृष्टि डाली थी, वंश तक मिट गया था उसका। अप्सरा मेरी है, सदैव से मेरी ही है। उसी को पाने के लिए मैंने 18 जन्म लिए हैं। 19वां नहीं लूँगा। उसी जन्म में पाऊँगा उसे। वह अप्सरा नहीं, श्रीगंधा है। और मैं उसको पाकर रहूँगा। उसके लिए मैं अपने मित्र तोसी और टनी की लाशें भी बिछा सकता हूँ, पर अब शायद सबसे पहले तेरी लाश बिछानी पड़ेगी। मैंने ही अपने गुरु को द्वारा अप्सरा को उसके पिता की समाधि का पता बताया था। फिर अप्सरा और तोसी के पाताल से जाने के बाद मैंने इच्छाधारी नेवले के रूप में टनी को निशाना बनाया। शक डालने के लिए मैंने इच्छाधारी नेवले को पहले ही जोम्बी बनाकर बंदीगृह में रख दिया था। सब सही चल रहा था कि तू आ गया। अब मैं तुझे भी अपना जोम्बी गुलाम बनाकर रखूँगा। नेवले को भी एक सांप मिल जाएगा। तुम्हारा जोम्बी प्रेम देखकर मैं तुम्हारा मानसिक स्तर समझ गया हूँ, परंतु अगर तुमको अप्सरा के बारे में इतना पता था तो तुमने इतना इंतजार ही क्यों किया? यह मुझे पहले पता होता तो फिर क्या बात थी, परंतु मुझे यह कुछ दिन पहले ही पता चला। यानी यह तुमको किसी और ने बताया है? मुझे तो तुम इस शतरंज की बिसात के राजा नहीं, एक मामूली से प्यादे नजर आ रहे हो। और खेल की दिशा राजा और प्यादे नहीं, उसको चलाने वाला हाथ तय करता है। जल्दी करो नागू, इन टुकड़ों को जोड़ो, अन्यथा। यह माया है, आंखों का धोखा है। माया दर्पण की चाल है ये। नहीं नागू। कौन? ये आवाज़ तो सोडांगी। तुम तुम तो अचेत थी। तुम होश में कैसे आ गई? और इतनी शीघ्रता से यहाँ कैसे पहुँच गई? यह कैसा चमत्कार है? दादा वेदाचार्य ने तिलिस्मी द्वार से भेजा है मुझे। उनको यहाँ से घातक संकेत मिल रहे थे। तुमने इन टुकड़ों को जोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। तुम तुम मेरे साथ चलो। मैं भी इसके साथ जाल में ही यूं ही फंसा था नागू। इसकी बात मत सुनो, यह एक मायावी प्रतिरूप है। तुम्हारी बात मानूं और इसकी ना मानूं? क्यों? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझसे यह झूठ बोल रही है या तुम? यह यही चाहते हैं कि हर कोई इसे धोखा समझे। तुम इससे शोडांगी के बारे में कुछ भी पूछो, यह जवाब नहीं दे पाएगी। आइडिया बुरा नहीं है।
सोनांगी, अगर तुम सोडांगी हो तो तुमको याद होगा कि जब मैं तूने अपनी ऊर्जा खर्च करके इसे यहाँ पर बुलाया नागराज, और यह कौन बनेगा पाताल पति खेलना चाह रहा है। तू चिंता मत कर नागराज, कुछ ही देर में तेरा अकेलापन समाप्त हो जाएगा और मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके अभी तेरे पास पहुंचा देती हूँ। ओह, कौन है तू। पाताल भैरवी, पाताल तल पर जो बाहरी पैर धरेगा मैं उसको लील जाऊंगी। अभी नागराज भी पाताल की मिट्टी में मिल जाएगा और उसकी शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी और फिर मैं तेरी शक्तियाँ लूँगी। ना मुझे बचाना आसान है और ना ही मेरी मणि शक्तिवार को। नागू जल्दी कर। मुझे पहले नागराज के टुकड़ों को जल्दी जोड़ना होगा, पर साथ ही साथ पाताल भैरवी से भी निपटते रहना होगा। मैं और नहीं रुक सकता नागू, जल्दी करो। कुछ भी कर ले नागू, नागराज को धूल में मिलने तक उस तस्वीर का यह एक टुकड़ा तो मुझे तुझे नहीं मिलेगा। मैं इसे अभी नष्ट कर दूंगी नागू। पर नागू ने कमर कसी हुई थी। मैं इस टुकड़े को तुझसे नहीं ले सकता, पर तुझे तो तस्वीर के दूसरे टुकड़े तक ले जा सकता हूँ। नागराज की तस्वीर उस टुकड़े के जुड़ते ही पूर्ण हो गए। उसके साथ ही पाताल भैरवी एक धमाके के साथ धुएं में बदल गई। धन्यवाद नागू, यह काम तुम्हारे अलावा सिर्फ एक और सख्त शख्स कर सकता था। ओह, कौन। नागराज। पर नागराज तो नहीं, तुम नागराज नहीं हो सकते। कौन हो तुम। देखो और पहचानो। यह नहीं हो सकता। तुम। यह धोखा है। उस रहस्य में इस शख्स ने नागू को उसी तस्वीर में कैद करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई नागू, पर अब हम तीसरी बार नहीं मिलेंगे। विदा। सर्वदेश में फैली अराजकता को रोक सकने वाले वहाँ पर थे ही नहीं, एक तोसी और दूसरे नाग बाबा। तोसी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, वह किसी समस्या में है। तुम सही थे वेदाचार्य, तोसी को ले जाने वाला तुम्हारा साथी नहीं है। मैं तोसी के साथ जल्द वापस आऊँगा वेदाचार्य, और तब तय होगा कि तुम्हारी आत्मा इसी शरीर में रहेगी अथवा यमलोक में। तब तक तुम इस शरबंद में। अरे, यह असंभव, तूने शरबंद को निष्क्रिय कैसे किया। बच्चों का खेल था। पर यह वह तिलिस्म काट है जो शिलादित्य मुझसे सीख नहीं पाया था। तुम शिलादित्य जितना ही जानते हो जिसकी काट तुम नहीं बना पाओगे। और रही बात तुम्हारे जाने की, तो बिना शिलादित्य का पता बताए मैं तुमको तोसी का पीछा तो क्या यमलोक भी नहीं जाने दूंगा नाग बाबा। पिछले अनेक वर्षों में तुमने मुझे ऐसा पहला सूत्र दिया है जो मुझे मेरे पुत्र तक पहुंचा सके। बुढ़ापे ने तुम्हारी बुद्धि हर लिया वेदाचार्य। मैं ना किसी शिलादित्य का जानता हूँ, ना ही कभी उससे मिला हूँ। याद कर। तो फिर ऐसा कोई और है जिसने शिलादित्य के रहस्य तुझे दिए। याद कर कि वह कौन है। मैं तेरी सठता का इलाज कर सकता हूँ, परंतु मुझे शीघ्र तोसी तक पहुँचना है। मेरे पास भी तेरी सठता का उपचार है। तिलिस्म रूपा। यह तो मेरा प्रतिरूप है। मात्र तिलिस्म त्वचा, यह सिर्फ एक खोल है। पूरे शरीर के स्नायु तंत्र मस्तिष्क के शुरू होकर त्वचा पर खत्म होते हैं, यह सभी आपस में जुड़े रहते हैं। यह तिलिस्म त्वचा तेरे स्नायु तंत्र से जुड़कर तेरे मस्तिष्क तक पहुंचेगी और वह सारे इस रहस्य निकाल लेगी। और जो तुझे तक नहीं पता है नाग बाबा शिलादित्य का पता भी। तिलिस्म स्नायु तंत्र से होता हुआ नाग बाबा के मस्तिष्क तक पहुंचा, और अब वेदाचार्य को नाग बाबा के मस्तिष्क में भरी सूचना मिलने ही वाली थी। शिलादित्य का पता नाग बाबा की स्मृति सुरंग के उस पार था, और उस स्मृति सुरंग पर एक शक्तिशाली अवरोध था। उफ, अगर मैं सही समय पर संपर्क हटा नहीं लेता तो यह अवरोध मुझे विक्षिप्त कर सकता था। सच जाने के लिए मुझे यह अवरोध पार करना ही होगा, और उसके लिए मुझे इसके मस्तिष्क में स्वयं तिलिस्म मानस रूप में प्रवेश करना होगा। यह तिलिस्म त्वचा अधिक देर तक टिकी नहीं रहेगी। वेदाचार्य के तिलिस्म शरीर नाग बाबा के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, और इस बार वह अवरोध तिलिस्म के वार के आगे टिक नहीं पाया, और वेदाचार्य का तिलिस्म रूप से स्मृति सुरंग के पार हो गया। अब नाग बाबा की स्मृति उनके सामने थी, और इसी स्मृति में कहीं छुपा हुआ था शिलादित्य और नाग बाबा के संबंधों का सत्य। कोई कोई पथ के बीच गिरा हुआ है, घायल, मृत्यु के समीप। इस रहस्य को सुलझाने मुझे इसकी स्मृति के आगे जाना होगा, क्योंकि
कौन है ये शीलादित्य? यह तो घायल नाग बाबा है। पर नाग बाबा तो जीवित है। यह अपनी स्मृति में मृत कैसे हो सकता है? आसपास तो कुछ भी नहीं है। आगे प्रतिबंध है। इस स्मृति लोक में बाह्य स्मृति का प्रवेश निषेध है। पर मैंने तो अभी इसकी स्मृति देखी है। वह एक स्मृति अवरोध से पहले की है, पर उसको अपनी सीमा समझो और अपने प्राणों के साथ वापस प्रस्थान करो, अन्यथा विस्मृति तुम्हारे मानस को सदैव के लिए नष्ट कर देगी। विस्मृति हो या काल, मुझे मेरे बेटे की खोज से नहीं रोक सकता। जो रोकेगा तो कल उसे कोई खोज नहीं पाएगा। पर तुम्हारे वार मुझ पर व्यर्थ है। मैं देव अवरोध हूँ, इन भौतिक वारों से परे हूँ। ओह, यह सत्य है, परंतु मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, पुत्र को ढूंढने का प्रयास नहीं। ठीक है, तुमको कर्म का फल मिलना चाहिए। मैं तुमको अपने पार जाने की अनुमति दूंगा, पर वहाँ तुम जो कुछ भी देखोगे बाहर आते ही भूल जाओगे। यही प्रतिबंध का नियम है। यह प्रतिबंध है या अन्याय? आप देवी, ये प्रतिबंध है, आप ही न्याय करें। ठीक है, तुम जितनी भी स्मृतियाँ देखोगे उनमें से मात्र एक ही स्मृति लेकर बाहर आ पाओगे, परंतु वह तुम किसी को भी बता नहीं पाओगे। स्वीकार है तो स्वीकार है तो अनुमति है। स्वीकार है, मुझे रास्ता दे। मैं मात्र शिलादित्य की स्मृति लेकर आऊँगा और कोई नहीं। लगता है तुम्हारी लालच ने हमें मरवा दिया है। तो उसी से संपर्क भी टूट गया, रिमोट डेड हो गया है और हमारी सारी संचित इच्छाधारी शक्ति तो उसी के पास है। यह नहीं हो सकता। तो उसी से हमारा संपर्क नहीं टूट सकता। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक मेरी तरह मेरा रिमोट भी काम नहीं कर रहा। डबल क्रॉस करने वालों का आखिरकार यही हाल होता है। वापस करो मेरा छीना हुआ रिमोट। कालचक्र, तुमने हमको तुमने हमको कैसे ढूंढा? और तुमने किसको डबल क्रॉस किया है? G18 को। उसने मुझको पाताल प्रदेश से भागी भागी अप्सरा का पता लगाने को कहा था। पर तुमने क्या डबल क्रॉस किया? मैंने उसको यह नहीं बताया कि मैंने तोसी के दिमाग में दोबारा चिप फिट कर दी है, पर लगता है अब तोसी हमारी कंट्रोल रेंज से बहुत दूर चला गया है। अब G18 को क्या कहूँगा मैं? न तोसी मिला ना। अरे, ये कौन संपर्क कर रहा है? यह तो कालचक्र, कहाँ हो तुम? अप्सरा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है तुरंत। मैं बच गया। तुमको मुझे तोसी तक पहुंचाना है कैसे भी। हाँ हाँ, तुम यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ ओवरनाइट पार्किंग। अप्सरा के तोसी के सामने आते ही कोई चिप काम नहीं करेगी। अभी तोसी हमारे लिए इच्छाधारी शक्ति का भंडार है। उसको हमारे कंट्रोल में रखना है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यह चिप मेरी है। उस पर मेरा कंट्रोल है, पर अभी कनेक्टिविटी टूट गई है, न जाने क्यों। यानी डबल क्रॉस तो तूने भी किया है नागमणि। अब अगर दो टुकड़ों में बटना नहीं चाहता है तो संपर्क कर तोसी से, कैसे भी कर। मुझे वह इच्छाधारी शक्ति पूरी चाहिए, पूरी की पूरी। अरे, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं अगर ना होता तो अभी तुम नागराज से पीट रही होती। मैंने ही उसे पाताल की यात्रा पर भेजा है। तूने? तुझ पर विश्वास करे मैंने पहले ही धोखा खाया है। नागराज और गल्ला की फेमस मुठभेड़ के बाद कालचक्र ने मुझे अप्सरा के आने की बात बताई। कालचक्र को अंदाजा था कि उसके पीछे तोसी भी आएगा और अप्सरा को ढूंढने के लिए उससे संपर्क जरूर करेगा। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर तोसी को चिप लगाकर फिर से अपना गुलाम बनाने की सोची और मुझसे लेटेस्ट चिप मांगी। कालचक्र ने तोसी के बालों में मेरी वह नैनो माइक्रोचिप छोड़ दी और वह उसके बालों के रोम छिद्रों से होती हुई रक्त प्रवाह के जरिए उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। अब कालचक्र समझ रहा है कि तोसी उसके वश में था, पर तोसी वास्तव में मेरे वश में था। मैं पाताल नाग तोसी का नागदंत की तरह क्लोन बनाना चाहता था और उसके लिए ज़रूरी था कि तोसी और नागराज का सामना ना हो। मैंने नागराज को पाताल भेज दिया। अब बताओ, तोसी पर मेरा हक है या नहीं? अब बचाओ भी मुझे इस मुंड से। तेरे जैसे मूर्ख को बचाऊं? मैं मूर्ख, जिसके प्लान ने तोसी को कंट्रोल कर लिया और अप्सरा को छोड़ दिया। अरे, अगर अप्सरा यहाँ नहीं आई तो किसी और रास्ते से तोसी तक पहुंच जाएगी। फिर कहाँ जाएगा तेरा चिप कंट्रोल? नगीना, देखो क्या हुआ।
अंदर पार्किंग में सिर्फ 2 बॉय स्पॉट है, 2 बायो स्पॉट है। मैं उन पर जूम कर रही हूँ। देखो, एक तो वेदाचारी है पर दूसरा, हे भगवान, यह तो नाग बाबा है, तोसी का गुरु। अब ना चिप बचेगी ना अप्सरा मिलेगी। घबराओ मत, अप्सरा को यहाँ बुलाओ। हम थोड़ी दूर पर रहेंगे और मौका मिलते ही उसको कब्जे में लेंगे। वह बनेगी हमारी बीमा पॉलिसी। अप्सरा, मैंने तुमको कितना ढूंढा। G18 और तोसी भी तुमको ढूंढ रहे हैं। कहाँ थी तुम? अभी इन बातों का समय नहीं है कालचक्र। मैं तुमको बस इतना कहने आई हूँ कि तोसी से तुरंत संपर्क करके उसको सर्वदेश भेजो। मैं वहीं जा रही हूँ। टनी की जान खतरे में है। टनी की जान? पर सर्वदेश में तो G18 है ना, फिर टनी को क्या हो सकता है? यही पता करना है। तुम बस शीघ्राति शीघ्र तोसी को ढूंढो। कौन? स्नेक ट्रैप रोबोट है अप्सरा बेबी। पर चिंता मत करो, मैं तोसी को भी जल्दी तुम्हारे पास भेजता हूँ। उसे कुछ होगा तो नहीं? चिंता मत करो, हम उसके साथ हैं। मैंने सही समझा था, यह कोई षड्यंत्र है, गहरा षड्यंत्र। बस एक बार यह पता चल जाए कि यह षड्यंत्र है किसका। उत्तर दो आस्तिक। तोसी को तुम कैसे जानते हो? क्या संबंध है तुम्हारा हमारे अपराधी से? ज्वालामुखी से अधिक पाताल से भला किसका संबंध होगा? तुम्हारा मसला कोबरा घाटी में शरण पाना है, मिलेगी। परंतु तोसी को तुमको छोड़ना पड़ेगा। हम शत्रु के घर में शरण नहीं लेते, और यह शर्त रखकर तुमने स्वयं को शत्रु रख दिया है, सिद्ध कर दिया है। तुम्हारी इच्छा, तुम जा सकते हो, पर शर्त वही है, तोसी को छोड़ जाओ। हमने कहा कि हम शत्रु के घर में शरण नहीं लेते, पर हम उस घर को शत्रु का घर भी रहने नहीं देते, अपना बना लेते हैं। सावधान आस्तिक, अब या तो कोबरा घाटी छोड़ जाओ या अपने प्राण। तुमने मेरे मरम स्थलों पर वार करके मेरे अंगरक्षकों को जागृत कर दिया है कालदूत। लो संभलो, सामना करो मेरे अंगरक्षकों का। बचा सको तो बचा लो अपने और अपने नागों के प्राण। नागदीप योद्धाओं, सहायता करो महात्मा कालदूत की। हमारा बंदी तोसी छूटना नहीं चाहिए। तुम सब कालदूत की नहीं, अपने प्राणों की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे मृत्युदूत अलग हैं। वे हैं कोबरा घाटी के इच्छाधारी नाग योद्धा। एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। दो इच्छाधारी नाग प्रजातियों का आपस में टकराव हो रहा था। महात्मा कालदूत तोसी को बचाते हुए ऋषि आस्तिक के अंग सर रक्षकों का सफाया कर रहे थे, परंतु नागदीप योद्धाओं के लिए ये युद्ध मुश्किल खड़ी कर रहा था। नागार्जुन, हम तेजी से अपने योद्धाओं को खो रहे हैं। क्यों? दो कारण है कुमारी विशर्पी। एक तो यह अपने नैसर्गिक परिवेश में लावा ऊर्जा इनकी शक्ति बढ़ा रही है, और दूसरा इससे भी बड़ा कारण है, और वह तोसी द्वारा अविश्वसनीय रूप से हमारी इच्छाधारी शक्ति को खींचकर हमारी शक्ति को क्षीण कर देना। नागार्जुन, राजदंड पर पकड़ो नागार्जुन। उफ, बहुत करीबी मामला था। अब हम यह हारता हुआ युद्ध नहीं लड़ सकते। इसको बराबरी पर लाना होगा। हमको अपनी इच्छाधारी शक्ति वापस पानी होगी। महात्मा कालदूत, आपको तो उसी के मस्तिष्क को इतना जागृत होने की आज्ञा देनी होगी कि हम इससे अपनी इच्छाधारी शक्ति को खींच सके, जो हम उसने हमारे असावधान रूप में हमसे खींची थी। यह मुझे पता नहीं था। यह अवश्य मेरे आगमन से पहले हुआ होगा, परंतु तोसी को चैतन्य करने से वह कहीं फिर से ऐसा न कर दे। हमको यह खतरा मोल लेना ही होगा महात्मा। कालदूत को आभास नहीं था कि तोसी इच्छाधारी शक्ति को खींचने का मात्र एक माध्यम था। असली खलनायक थी तोसी के दिमाग में पेशवत नागमणि की नैनो चिप। 1 मिनट, तोसी की ब्रेन एक्टिविटी दिख रही है, वह होश में आ रहा है, पर कनेक्टिविटी बहुत खराब है। हमें तोसी के और करीब पहुंचना होगा। मुझे विस्मृति में अपने पार जाने की अनुमति तो दे दी है, परंतु एक ही स्मृति लेकर आने की शर्त भी रख दी है। मैं भी मात्र शिलादित्य की स्मृति लेकर ही वापस आऊँगा, परंतु शिलादित्य की स्मृति उसके मस्तिष्क में न जाने कितनी घटनाओं के परतों के नीचे दबी हुई है, और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि तिलिस्म त्वचा का प्रभाव समाप्त हो, मुझे शिलादित्य के बारे में कोई ना कोई जानकारी हासिल कर लेनी है। साक्षात यम का रूप थी वह आकृति। कभी ना भयभीत होने वाले वेदाचार्य का हृदय भी प्रबल के लिए कांप गया। वह कहाँ है? बोल नाग बाबा। तो तू अपने वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था तालिका? और क्या करता? मेरी मृत्यु तो बुलाने पर ही आएगी। तुझे पहले छेड़ने का अर्थ मृत्यु को बुलाना होता।
इसीलिए तूने उस पल की प्रतीक्षा की जब सैकड़ों वर्षों आयु वाला इच्छाधारी सब 100 वर्षों में एक बार अपनी केंचुली बदलता और अति निर्बल होता है। आधा सही। बाकी आधा सही क्या है? उस मेरे काल अग्निभूण के विकसित चरणों में पहुंचने का समय भी आ गया और उसे ही लेने आया हूं मैं। कहाँ है वह? उसे दे दे और अपने प्राण बचा ले। वह तेरा नहीं, महादेव के त्रिनेत्र के अग्नि का अंश है, तेरा संहारक है। महादेव के समाधान के बाद भी तू महादेव की अग्नि से अभी बचा नहीं है। तेरा अंत महादेव की अग्नि से नहीं तो उनके अग्निभूण से होगा तालिका। तेरा मृत्यु असंभवी है। बचने का रास्ता है ना। अगर मैं भून तक नहीं पहुंच सकता तो मैं उस कोक को ही मार डालूंगा जो वह भून विकसित कर रही है, और वह कोक तू है नाग बाबा। तुझे मार दिया जाए तो वह अग्निपुंज अस्तित्व में कभी नहीं आ पाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर वह आएगा, इस जगत में आएगा, तेरे अंत के लिए। जैसे मेरे पास अस्त्र शक्ति नहीं थी, पर तूने अस्त्र देकर शक्ति दी मुझे अपने अंत के लिए। इस समय मैं तेरा सामना नहीं कर सकता तालिका। अभी मेरी शक्ति आने में आधी घड़ी शेष है। तू भाग कर वह आधी घड़ी मुझसे छुप कर थोड़ा और जीना चाहता है नाग बाबा? ऐसी दया की अपेक्षा मुझसे कैसे कर ली तूने? मैं तो शिलादित्य की स्मृतियाँ ढूंढने आया हूँ, फिर ये असंबंधी स्मृतियाँ मुझे क्यों दिखाई पड़ रही है? मुझे नाग बाबा के बारे में नहीं, शिलादित्य के बारे में जानना है। नाग बाबा? आप तो नाग बाबा है ना? पर हट जा शूद्र श्रप, इसके साथ मरकर इसकी मृत्यु को और पीड़ादायक ना बना। तुम जाओ, इस तालिका की मृत्यु किसी श्रप के हाथों नहीं लिखी है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ नाग बाबा? आप सिर्फ देश के नहीं बल्कि पूरे पाताल के संरक्षक हैं, और यह मेरी मृत्यु का भी रक्षक है। इसका भक्षक मुझे बनना ही होगा। प्रसन्न हो जा नाग बाबा, अब मृत्यु लोक के रास्ते में तेरे साथ एक और यात्री होगा। सावधान तालिका, एक अवसर देता हूँ तुझे, चल आ जा। यह वार तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? शिलादित्य? पर यह नाग कैसे? तू तू कुछ अलग है, पर तू मुझे रोक नहीं पाएगा। अब पहले तू मरेगा और फिर तेरा नाग बाबा। दोनों तरफ से घातक अस्त्र चले और दोनों ने ही अपना काम कर दिया। तूने तूने तालिका को कैसे मारा? उसको तो वरदान है कि कोई नाग उससे जीत नहीं सकता। यह मुझे नहीं पता, पर आपने यह क्या किया नाग बाबा? वह अस्त्र मेरे लिए था, आपने क्यों बचाया मुझे? इस अवस्था में मुझे मारने के लिए उसका पहला वार ही पर्याप्त था। मैं अगर जीवित भी रहता तो कुछ ही दिनों के लिए। परंतु तालिका को मृत मत समझना, वह मात्र धुआं बना है, मृत नहीं हुआ। परंतु आपके बिना यह पाताल लोक तो नष्ट ही हो जाएगा नाग बाबा। अगर तू मेरा सत्य समझ सकता है तो अपना सत्य भी मुझसे छुपा नहीं सकता। तू समझ गया कि पाताल लोक की पूरी सृष्टि तिलिस्म है। हवा, सागर, पर्वत, आकाश सब तिलिस्म ऊर्जा से चल रहे हैं, जिसका मैं संचालित कर रहा हूँ। अपना वास्तविक रूप दिखाओ। शिलादित्य? समझा, इसीलिए यह स्मृति देख रहा था। परंतु यह यहाँ पर पहुंचा कैसे, और नाग बाबा बचा कैसे? यह यह मुझे रुक कर देखना ही होगा। मेरा नाम शिलादित्य है। मैं प्राणी त्याग की इच्छा से धरती की एक गहरी खाई में कूदा तो था, परंतु गिरता गिरता न जाने कैसे इस स्थान पर आ पहुंचा। तुम तो एक मानव हो, तिलिस्म शक्ति से युक्त, इसीलिए तुम्हारा वार तालिका पर प्रभावी था। परंतु श्रप देश में तुम यहाँ आए कैसे, और यहाँ नागों के बीच रह कैसे रहे हो? इस स्थान पर पहुंचते ही मुझे तिलिस्म ऊर्जा का आभास हुआ और मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे अपनी भूल के सुधार का अवसर दिया है। कैसी भूल सुधार? मैं अपने पिता द्वारा सिखाई गई इसी विद्या का तिरस्कार करके उनसे विमुख हो गया था, जिसका परिणाम मुझे प्राण त्याग कर भुगतना था। परंतु फिर मैंने तिलिस्म शक्तियों से ही अपने लिए छद्म रूप गढ़ा और सर्प देश की परंपराओं से एकाकार होने के लिए एक सर्प कन्या से विवाह भी किया। अब मैं आपकी भांति तिलिस्म शक्तियों का साधक होने के साथ साथ सर्प देश का ही एक निवासी भी हूँ, और अब तो मैं एक कन्या का पिता भी हूँ। परंतु तुम अपने पिता के पास वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरे जीवित होने का प्रमाण पाते ही एक दुष्ट शक्ति उनके सहित मेरे पूरे परिवार को घातक क्षति पहुंचा सकती थी। परंतु ऐसा करने से सब शांति है। शांति नहीं है। भूलोक पर होगी, परंतु पाताल के सर्वदेश में नहीं। पाताल लोक में मात्र विष सागर ही वास्तविक है, और इस कारण पृथ्वी लोक की सलामती के लिए
इसके केंद्र में नाग जाति का वास अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वी के स्नायु तंत्र के पहरेदार है, उनको यहाँ पर बसाए रखने के लिए तिलिस्मी दुनिया आवश्यक है। तिलिस्मी दुनिया की अनुपस्थिति में सर्प यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तब तो आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है नाग बाबा। मैं आपको बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। नाग बाबा को जीवित रखने के लिए अपनी बलि भी दे दोगे क्या? दूंगा। जिस जगत ने मुझे अपनाया है उससे विश्वासघात नहीं करूँगा। आप चमत्कारी हैं, मेरे प्राण अपने में विस्थापित कर लीजिए। यही करूँगा, पर विपरीत रूप में अपने प्राण तुझ में स्थापित करूँगा। मेरा यह वृद्ध शरीर अब किसी काम का नहीं है। तुझे अवश्य महादेव ने ही इस समय भेजा है। तुझे नाग बाबा बनना होगा। मन बनेगा, बनूंगा नाग बाबा। परंतु नाग बाबा बनते ही तू अपनी पुरानी सभी स्मृतियां भूल जाएगा। फिर मेरी स्मृति तेरी स्मृति होगी। है स्वीकार? सब भूल जाऊंगा मैं, अपनी प्यारी बेटी अप्सरा को भी। पर मैंने माना तो न सर्वदेश रहेगा, ना मैं न अप्सरा। स्वीकार है मुझे नाग बाबा। अप्सरा मेरी पोती है वह। तभी मेरे बहन के तिलिस्म ने उसको रोका नहीं। पर मुझे मुझे तो उसी को बचाना है। वही तारिका का काल भी और पाताल लोक की तिलिस्म सृष्टि का रक्षक भी। वेदाचार्य के मानस रूप के देखते देखते ही नाग बाबा का रूप शिलादित्य में समा चुका था और नाग बाबा के शरीर के स्थान पर मात्र राख का ढेर बचा था। यानी जिस नाग बाबा से मेरा युद्ध चल रहा है वह नाग बाबा के रूप में मेरा बेटा शिलादित्य है। इस स्मृति से तो सब कुछ सुलझ, स्मृति लुप्त हो गई। पूर्ण अंधकार। यह स्मृति यहीं तक रही होगी। खैर मेरा काम हो गया। मुझे एक ऐसी स्मृति को लेकर बाहर जाना है। पर यह क्या? इस अंधकार को पार करता हुआ कुछ और मेरे पास आ रहा है। और यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। यह नई स्मृति तो अब मुझे यह नई स्मृति लेकर जाना होगा। पर तब मैं शिलादित्य और अप्सरा को भूल जाऊंगा। मेरे सामने भी शिलादित्य वाली दुविधा है। अगर मैं इस स्मृति को भूल जाऊं तो फिर न भूलोक बचेगा, ना पाताल, और न शिलादित्य ना अप्सरा। परंतु अगर मैं वह स्मृति भूल गया तो मैं नाग बाबा से लड़ता रहूंगा और शायद तोसी के प्राण भी ले लूं और अपने हाथों से अपने पोती को विधवा कर दूं। परंतु कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही होगा और शीघ्र लेना होगा। विशर्पी इस बंदी तोसी को जागृत किया तो इसकी शक्तियां अस्तिक से मिलकर प्राण घातक हो जाएगी। हमारे प्राण बचेंगे तब घातक होगी ना महात्मन। और हमारे प्राण तभी बचेंगे जब तोसी से हमको हमारी इच्छाधारी शक्ति वापस मिलेगी। और यह उसके जागृत करने पर ही संभव है। विशर्पी अपने अंत का आरंभ देख रहा है ना कालदूत? देख रहा हूं, पर यह अंत तेरा है आस्तिक। तोसी के जागृत होने से इच्छाधारी शक्ति का पलट प्रवाह शुरू हो गया और तोसी की जागृति का स्तर जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे नागदेव योद्धाओं की इच्छाधारी शक्ति का स्तर बढ़ता गया और पासा पलट गया। पर यह नियम है कि पलड़ा एक तरफ झुकता है और दूसरी तरफ का पलड़ा उठता है। नागदेव शक्ति से मुक्त होकर तोसी में बदलाव आ रहे थे। उसका पहला शिकार कालसर्पी होने वाली थी। कालसर्पी? असंभव। कालसर्पी को तो मात्र महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि ही जला सकती है। यूं समझो कि तुम्हारा सामना महादेव की क्रोध अग्नि से ही हुआ है कालदूत। वही क्रोध जिसे माँ धरती ने लावे के रूप में अपने गर्भ में रखकर प्राणियों को इससे सुरक्षित रखा था। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं तो उसी को मुक्त करने की संस्तुति उसको सुरक्षित रखने के लिए कर रहा था? नहीं, यह मैं तुमको सुरक्षित करने के लिए कर रहा था कालदूत। ओह, मैं स्वयं महादेव को चुनौती दे सकता हूँ। मैं योद्धा हूँ आस्तिक, पीछे नहीं हटता। पर मैं विजय हूँ या तोसी, नुकसान मात्र कोबरा घाटी का होगा। यह पहाड़ पत्थरों का एक बेतरतीब ढेर बनकर रह जाएगा। मैं तुम्हारे प्राण बचाने के लिए तोसी को रोकना अवश्य चाहता हूँ, परंतु कोई अवरोध मुझसे इसके मानस तक पहुँचने नहीं दे रहा। तुम पीछे हटोगे नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होंगे कालदूत। तोसी इसी लावे का अंश है। इसको तो सागर भी नहीं रोक सकता। इसको कोई रोक सकता है तो मात्र अप्सरा। तोसी और अप्सरा का विवाह मात्र संयोग नहीं है। तुम सुनामी के थपड़े तो झेल गए, लेकिन लावे का विस्फोट नहीं सह पाओगे कालदूत। उसकी चिंता तुम मत करो। अब किसी को इसके मानस रूप तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको मैं अब बंदी नहीं बनाऊंगा, सीधा दंड दूंगा और अभी दूंगा मृत्यु दंड। यह देवता भी जानते थे कि कालदूत अगर अपनी पर उतर आए तो मृत्यु भी थर थर कांपती है। इस सृष्टि से कुछ ही प्राणी ऐसे थे जो क्रोधित कालदूत के वेग को थाम सके।
और तोसी अग्निधारक होने के बावजूद भी उन प्राणियों में से एक नहीं था। तोसी के अंत के साथ साथ इस युद्ध का अंत भी निकट आ रहा था, पर एक चीज़ और एकदम नज़दीक थी, और वह थी लावा। तोसी की लावे से निकटता लावे में बदलाव ला रही थी। यह क्या? एकाएक मेरा दम घुट रहा है। क्यों? मुझे भी सांस लेने में असुविधा हो रही है। पर हमें नहीं, हम इसके अभ्यस्त हैं। परंतु यह है क्या? ज्वालामुखी की जहरीली वाष्प। वैसे तो यह संतुलित मात्रा में निकलती है, पर तोसी ने इसका स्तर हजारों गुना बढ़ा दिया है। अब यह कहना कठिन है कि पहले कोबरा घाटी के सिर्फ योद्धा तुमको चीर डालेंगे, अथवा जहरीली वाष्प तुम्हारी आखिरी सांसें भी तुमको लेने नहीं देगी। कई हथियार एक साथ कई गर्दनों पर गिरने वाले थे। दहकती आग के विध्वंसक गोले कालदूत के तीनों शरीरों को पहले चीथड़े करने और फिर खाक करने के लिए बढ़ चुके थे। युद्ध की इस पलटती बाजी ने नागदीप योद्धाओं को चकित होने का अवसर तक नहीं दिया था, शायद इसीलिए क्योंकि वह अवसर अब आया था। यह क्या? मेरे अग्निव्यासों को रास्ते से हटा सकने की शक्ति किसमें है? शायद उसी में जिसमें शत्रु के हाथों से शस्त्रों को छीन लेने की शक्ति भी थी, और कोबरा घाटी योद्धाओं को बिना हाथ लगाए परास्त करने की भी शक्ति। बाजी कुछ ही पलों में पलट गई थी, क्योंकि नागदीप का एक योद्धा बढ़ गया था। नागराज आ गया था। नागराज? 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 वह भी लावे के रास्ते से आ रहा है? असंभव। यह तो मात्र तुम ही कर सकते हो तोसी। ऐसा नागराज कैसे कर पा रहा है? तोसी? तोसी यहाँ पर है, अर्थात मैं सही जगह पर आया हूँ। अब तोसी यहाँ नहीं दिखेगा, बल्कि कहीं नहीं दिखेगा। तू आया नहीं है, बल्कि बुलाया गया है नागराज। तेरी मृत्यु ने नरक का दरवाज़ा खटखटाया है। नागदीप योद्धा विषाक्त वाष्प से पहले ही धराशायी थे, और दर्शकों में दो प्राणी थे, महात्मा कालदूत और ऋषि आस्तिक। टकराव मात्र एक पल दूर था, और नागराज के सर्पों के सटीक मर्मस्थल वारों ने कोबरा घाटी के नाग योद्धाओं को अचेतावस्था में पहुंचा दिया था। अब टकराने को बचे थे तो मात्र दो ज्वालामुखी, और इस एक पल में पूरे एक जीवन काल जितना घटनाक्रम बीत जाना था। मैं कहाँ था? हाँ, नाग बाबा के मानस में, और जिस स्मृति को साथ लाया हूँ वह अत्यंत विस्फोटक है। तूने मुझ पर स्नायु तिलिस्म वार किया। अब तुझे जीवित छोड़ना एक बड़ी भूल होगी। तुम तोसी के प्राणों की चिंता करो नाग बाबा। तोसी को क्षति पहुंचाने के लिए तुम पहले जीवित रहना पड़ेगा। खतरा मुझसे नहीं, किसी और से है नाग बाबा, एक अति शक्तिशाली अस्तित्व से, और वह तोसी को मारने के लिए किसी को भेजेगा, इसका अनुमान तक लगाना असंभव है। परंतु कौन है वह शक्तिशाली अस्तित्व धारक, और वह तोसी को क्यों मारना चाहेगा, इसका मुझे पता नहीं। परंतु वह अस्तित्व धारक तिलिस्म शक्ति का भूखा है, पर तोसी तो तिलिस्म धारक है नहीं। तोसी एक तिलिस्म यौगिक है, ब्रह्मांड का अकेला ऐसा प्राणी, सारी कलाओं के जनक महादेव से नागरूप में तिलिस्म यौगिक लेकर उनकी त्रिनेत्राग्नि से पैदा हुआ वह। पाताल लोक की पूरी सृष्टि तिलिस्म है, तभी उस अंधकार में एक सूर्य भी है, आकाश भी और पर्वत भी। पूरी सृष्टि है पाताल लोक में, और वहाँ उस नई सृष्टि के सर्जन के लिए पर्याप्त तिलिस्म ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से बनी सृष्टि को स्थिर रखने के लिए तोसी जैसे तिलिस्म योगी का होना आवश्यक है। उसके अंदर वही शक्ति है जो पहले से महाराज शेषनाग में है, पर उनकी शक्ति समय के साथ क्षीण हो गई है। अगर किसी ने तोसी की आत्मा को हर लिया तो उस धारक के पास नई सृष्टि बना सकने योग्य प्रचंड महाशक्ति होगी। समझ गया। यह अत्यंत भयभीत कर देने वाली सोच है। तोसी को बचाना होगा। किससे, यह मुझे अभी तक पता नहीं। चलो फिर वेदाचार्य, मुझे उस शक्तिशाली अस्तित्वधारी का सामना करने की उत्सुकता हो रही है। तोसी कहीं पर भी हो, यह नागदंड द्वार हमको सीधा उस तक ले जाएगा। अकेले जाओगे नाग बाबा? इसको साथ लेकर नहीं जाओगे? कालचक्र, तू यहाँ कैसे और किसे लेकर जाने की बात कर रहा है? इसे और यह जिद कर रही है कि आपके साथ तोसी तक जाएगी, हमको साथ लेकर। अप्सरा, तो यह तुम्हारा षड्यंत्र है नागमणि? मेरी तो मात्र वह नैनो चिप है जो तोसी के ब्रेन में फिट है। उसको मैं निष्क्रिय कर दूंगा मूर्ख, पहले भी कर चुका हूँ। इस बार ऐसा प्रयास मत करना, निष्क्रिय होते ही वह नैनो चिप बम बन जाएगी। सोचो, तोसी के दिमाग में अगर विस्फोट हुआ तो पहले तुम्हारे सिर के चीथड़े उड़ेंगे नागमणि। तुम्हारे पास विज्ञान की नैनो शक्ति है तो मेरे पास तिलिस्म की पीको पावर है। अगर तुमने तोसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो तुम्हारे सिर भी नहीं बचेगा।
आप दोनों सोडांगी और शीतनाग के साथ आगे बढ़िए वेदाचार्य। मैं इनसे अब अप्सरा को स्वतंत्र कर आता हूँ। सोडांगी और शीतनाग के शरीर में अब पाताल विष भी है। ये तोसी को काबू करने में मददगार सिद्ध होंगे, पर नागमणि को तिलिस्म रुद्राक्ष से कोई नहीं बचा पाएगा। अब यह धीरे धीरे तुम्हारी खोपड़ी में धंसता जाएगा और फिर तुम्हारा मस्तिष्क मेरे आदेश का गुलाम होगा। फिर मैं तुमको पहला आदेश अप्सरा को स्वतंत्र करने का दूंगा, और मैं तुझे आदेश दूंगी नागमणि को छोड़ने का। मिस किलर, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। और मैं नगीना, नागमणि को तो मैं बचा लूँगी, पर तुझे कौन बचाएगा फैसलेस। अति आत्मविश्वास फैसलेस को डुबोने वाला था। शरब द्वार बंद हो चुका था। फैसलेस की सहायता कर सकने वाले सभी मददगार शरब द्वार के पास जा चुके थे, परंतु वह अभी भी रास्ते में ही थे, और वह दो शक्तिपुंज पृथ्वी के गर्भ के लावे पर तैरती विवर्तनिक प्लेटों की तरह आपस में टकरा रहे थे। मैं सही जगह और सही समय पर आया हूँ। तेरी सारी दृष्टता का उत्तर तुझे यहीं मिलेगा, अभी मिलेगा। महादेव का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने तुझे लावे से बचा लिया, अन्यथा मैं तेरे प्राण लेने के सुख में वंचित रह जाता। पर घबरा मत, मैं तेरे प्राण निकालने में अधिक समय नहीं लूँगा। संपूर्ण धरा थर्रा रही थी। बस मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तू लावे की धधकती अग्नि से राख क्यों नहीं हुआ। जब मैं तेरी चिता उस धधकते लावे को बनाऊंगा तब तू लावे से स्वयं पूछ लेना, पर उसके लिए तुझे थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि चिता पर जाने की पहली शर्त यह होती है कि चिता पर जाने वाला मृत हो। तोसी का शरीर नागों के असहनीय बोझ के नीचे दबता भी चला गया और असंख्य नागों की कुंडली में कसता भी चला गया। इस अकल्पनीय दबाव के नीचे से अगर कुछ निकाल सकता था तो सिर्फ तोसी की जान। तेरी कई हड्डियां तो चूर चूर हो चुकी है, अब बची हड्डियों को सुरमा इस सरपरस्सी का शिकंजा बना देगा। सॉरी तोसी, बात तो तेरी चिता की थी, पर मुझे तेरी कब्र बनानी पड़ी। अरे ये पत्थर कैसे हिल रहे हैं। सिर्फ हिल ही नहीं रहे, उड़ भी रहे, टूट भी रहे, जैसे कोई इनको अंदर से रगड़ कर तोड़ रहा है। पर क्या मिल मेरे शरीर में बसने वाली शक्ति अष्टध्वज से इसका भुजा चक्र किसी भी अवरोध को काट सकता है, तोड़ सकता है, चूर चूर कर सकता है, धूल बना सकता है और मृत बना सकता है। तुझे तो चिता तक नसीब नहीं होगी नागराज, कब्र तो दूर की बात है। अब तू हवा में उड़ता नजर आएगा चिथड़े चिथड़े होकर। तेरे पास अष्टचक्र है तो मेरे पास भी चक्रवाती सर्प है। मुझ तक पहुंचने से पहले ये तेरे अष्टचक्र को कई टुकड़ों में बांट देंगे। अवश्य, पर पहले ये तेरे शरीर से बाहर तो आए। सच में? पर कैसे? अपने पीछे देख, तुझे मेरी चुंबक ध्वज शक्ति ने पकड़ रखा है। उसकी पकड़ रहते कोई भी शक्ति तेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकती और तू इससे छूट नहीं सकता। अष्टध्वज अब नागराज की खाल को रगड़ रगड़ कर उतारने के लिए एकदम नज़दीक आ गया था, और उसी समय नागराज का धोबी पाट दाव खाकर चुंबक ध्वज अष्टध्वज की भुजाओं से टकरा गया। अब अष्टध्वज स्वयं को चुंबक ध्वज से छुड़ा नहीं सकता था और चुंबक ध्वज उसके घूमते चक्र को रोक नहीं सकता था। अब प्रहार करने का अवसर नागराज का था। नागराज के असंख्य सर्प तोसी पर टूट पड़े। दो शक्तियाँ कम होने से तोसी को कमज़ोर मत समझ नागराज। तोसी के अंदर ज्वालामुखी की शक्ति है। ना जाने कैसे तू लावे से बच गया, लेकिन तोसी की अग्नि के समक्ष तो लावा भी नहीं टिक सकता। ऐसे गाँव से नागराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुझे फ़र्क पड़ेगा नागराज। अब तेरा हाथ नागराज के शरीर से जान निकालने के बाद ही निकलेगा। नागराज के साथ तोसी का शरीर तेजी से उस भाली सी नुकीली चट्टान की तरफ गिरने लगा, पर तभी वह चट्टान अपने आप टूटकर दूर जा गिरी। यह कैसे? ओह, यह कैसे? आराम से सोच नागराज, समय ही समय है तेरे पास, क्योंकि पकड़ ध्वज की पकड़ से तुझे सिर्फ मृत्यु ही बाहर निकाल सकती है, जो तुझे अदृश्य ध्वज देगा। ये तो धारदार अस्त्र है, ये मुझे क्षति पहुंचा सकते हैं। यही योजना है नागराज, तुमको टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की। और तुम अदृश्य ध्वज को देख ही नहीं सकते तो उस पर वार क्या करोगे? सच कहा। बस देखना है कि वह नागराज की विष फुंकार में सांस ले पाता है या नहीं। वह सांस तो लेता है ना? लेता है, यानी तेरे भाग्य में हड्डियां टूट कर मरना ही लिखा है। सच में? एकदम सच, और मुझको तेरे चक्रवाती श्रप भी काट नहीं सकते।
चक्रवाती सर्प तुझे काट नहीं सकता, पर तुझे घुमा तो सकता है ना। अब यही प्रचंड घूर्ण शक्ति तुझे उठाकर मुझसे दूर फेंक देगी। बाय बाय, टाटा, खत्म, गया। तेरे 4 प्यादे चले गए तोसी, अब संभाल मेरे वार को, मेरे सैकड़ों ब्लेड सर्पों को। तेरे सैकड़ों सर्पों के लिए त्रिध्वज की नेवले सी शक्ति ही पर्याप्त है। अब आवश्यकता मध्यस्थों की थी, शक्तिशाली मध्यस्थों की। अरे, नागराज को बचाना होगा। तोसी दूर हटो नागराज से। नाग बाबा आप, पर आप नागराज का साथ क्यों दे रहे हैं? यह नाग बाबा, तोसी परी, अरे रुक जा दुष्ट। दादा वेदाचार्य, आप यहाँ? पर मुझ पर वार क्यों? तू जानता है क्यों? अगर जान ही गए वेदाचार्य तो जान दे भी दो। वेदाचार्य इस वार के लिए सतर्क थे, परंतु नाग बाबा नहीं थे। अरे कायर, नागराज ने मुझसे डरकर नाग बाबा पर वार किया है। नाग बाबा, यह नागवार नहीं तांत्रिक वार है तोसी, कुछ गड़बड़ लगती है। नाग बाबा को तुरंत कोबरा घाटी में जाकर औषधि देनी, अन्यथा उसके प्राण नहीं बचेंगे। इनकी हालत बिगड़ रही है, जो करना है जल्दी करना होगा। मेरा सिर्फ खून ही नहीं, पूरा शरीर खोल रहा है। भयंकर मौत दूंगा मैं नागराज को। नहीं, नागराज के अंदर अब कोई और शक्ति है। अब नागराज और नागदेव के सिर्फ आते युद्ध में मारे नहीं जा सकते। अब एक ही रास्ता है, अंतिम रास्ता, सरप सत्र। सरप सत्र अर्थात? सरप सत्र एक सिद्धि यज्ञ है, जिससे जिस नाग का आह्वान किया जाएगा उसको अग्निकुंड में गिरकर भस्म होना ही पड़ेगा। यह महाभारत काल में हुआ है और अब इस सृष्टि में यह दूसरी बार होगा। यज्ञ की तैयारी करो अनुचरों। आज का सरप सत्र इन नागों के लिए सरप काल बनकर आएगा। मैं तो मात्र तोसी से मिलने आया था, पर तूने मुझे तुझको ही नष्ट करने पर विवश कर दिया। मैं नष्ट करने के लिए कोई वस्तु या भवन नहीं हूँ। तिलिस्म का ज्ञाता हूँ, वेदाचार्य हूँ, और मेरे रहते तू किसी भी माध्यम से इस लोक में वापस नहीं आ सकता। तू तो बस एक प्यादा है जी। तू तो बस एक प्यादा है जी एटीन, तेरे पीछे कोई और है। मैं प्यादा नहीं था, मैं हमेशा से राजा था। बस कमी थी तो एक रानी की, जिसके लिए मैंने 1 2 नहीं बल्कि 18 जन्म लिए। फिर चाहे उसके लिए मुझे नागराज की बलि क्यों न लेनी पड़े। तंत्रता, तेरी झलक मुझे नाग बाबा की स्मृति में मिल गई थी, पर तू नागराज के शरीर में घुस कैसे पाया, यह रहस्य मुझे जानना है। अब तुमको जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिलने की वाली है जी एटीन। नागू, तुम यहाँ? तू कौन है? मैं वही हूँ जिसे नागराज समझकर तुमने माया दर्पण में कैद किया था, पर मैं तेरे होशो आवाज़ को आज़ाद करने वाला हूँ। तुमने तो उसको बहुत आसानी से परास्त कर दिया नागू, पर तुम यहाँ कैसे आए? तुमको ही ढूंढते हुए आया था मैं इससे पहले लड़कर इसकी कमजोरियां जान गया था, इसीलिए इसको चुटकियों में निपटा दिया। अब मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दो। अब हमको शीघ्र सतह पर पहुंचना है, वहाँ तो उसी ने पहले ढा रखी है। यह तुमको कैसे पता नागू? सब बाद में बताऊंगा। हम लावा नदी से जाएंगे, मेरी मणि शक्ति तुमको सुरक्षित रखेगी। मणि शक्ति? पर तुम मणि सहित मेरे शरीर में प्रवेश कैसे कर गए नागू? अभी तो उसी पर ध्यान लगाओ नागराज, बाद में मुझसे पूरा एक किस्सा सुन लेना। ठीक है नागू, लावे से मेरा सिर भारी लग रहा है, पर तोसी मुझसे नहीं बचेगा, क्योंकि अब मैं नागराज पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा चुका हूँ। अब मुझे तिलिस्म शक्ति के लिए तोसी की आत्मा चाहिए। उसकी तिलिस्म शक्ति, मेरा तंत्र और नागराज का शरीर, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? नागराज के मुख से यह कौन बोल रहा है वेदाचार्य? तंत्र ज्ञाता तंत्र था। नागराज ने इसको तंत्रगढ़ के मायावी चित्र में कैद किया हुआ था, परंतु यह चित्र गिरते गिरते अवश्य पाताल तक जा पहुंचा, और अब यह नागराज के जरिए तो उसी को मारना चाहता है। पहले यह वही शक्तियाँ मेरे बेटे शिलादित्य से पाना चाहता था, अब यह मौत पाएगा। शीतनाग कुमार, तंत्रता की कहानी को हम सब जानते हैं, इसको नागराज के शरीर में ही मारना होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं उस नागू के अंदर हूँ जो नागराज के अंदर है। तब तो काम और आसान है। शीत के कारण नागराज सुप्तावस्था में चला जाएगा, और तब हम तुमको नष्ट करने का उपाय ढूंढ लेंगे। सपने कभी सच नहीं होते बच्चे। सरप सत्र आरंभ करें महात्मा आस्तिक।
बस अब सबसे पहले इस सरपसत्र में नागराज की आहुति डालिए। यह संभव नहीं है तोसी, शुरुआत छोटे सर्पों से करनी होगी। नागराज और कालदूत जैसे सर्पों की बलि पूर्णाहुति पर दी जाती है। इस बचकानी कैद से तू मुझे रोकेगा शीतनाग, उस शक्ति को जो लावे को बादल बनाकर अग्नि सर्पों की बारिश करा सकता है। सुन वेदाचार्य, जब दशकों तक गिरते गिरते मैं पाताल लोक पहुंचा तो मुझे असीम तिलिस्म शक्ति का आभास हुआ, परंतु मैं तंत्रगढ़ से बाहर निकल नहीं सकता था बगैर उनकी इच्छा के, जिन्होंने मुझे तंत्रगढ़ में कैद किया था। और वे नागराज और नागू थे। नागराज पर वश पाना मुश्किल हो सकता था, इसलिए मैंने नागू पर ध्यान केंद्रित किया और तब हुई मेरी योजना की शुरुआत मैंने G18 से की। उससे अप्सरा और तोसी में ऐसी दरबार डलवाई कि अप्सरा नागराज के चित्र सतह पर जा पहुंची। तोसी को भी पीछे पीछे वहां पहुंचना ही पड़ा। अब पाताल खाली था। अब नागू को बुलाना था और नागराज के पीछे, और वह नागराज के पीछे पीछे ही आता। इसीलिए मैंने नागमणि का सहारा लिया और फिर परिस्थिति अपने आप बनती चली गई। भाग्य मेरा साथ दे रहा था। हाँ, यह नागद्वीप वाला हादसा मेरी योजना में नहीं था, पर भाग्यवश इस हादसे ने मेरा ही साथ दिया। कोशिश कर कि सभी अभी भी भाग्य तेरा साथ देता रहा तो आसान मौत मिलेगी तुझे। तंत्र चिरचला नागराज के शरीर में घुसे हर बाहरी प्राणी को नष्ट कर देगा, अशरीरी या शरीरी, और तेरा तंत्र इसे रोक नहीं सकता। नहीं नागराज, नहीं, नागराज को मेरे रहते कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सोडांगी, तुझ में तंत्र चिरचला को स्पर्श करने की शक्ति कहाँ से आई? असंभव। सोडांगी नहीं, अप्सरा हूँ मैं। तुम अप्सरा हो? फिर सोडांगी? सोडांगी मेरे रूप में उसी कार पार्किंग में है। यह भारती की नागमणि को पकड़ने का प्लान था, पर मेरे रहते नागराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बाहर से या अंदर से। अरे यह क्या? कौन सर्पों को खींच रहा है? उधर देखिए, कोबरा घाटी में से धुआं बाहर आ रहा है। यह सरपसत्र हवन का धुआं है। आस्तिक युद्ध में जीत नहीं पाया तो वह यज्ञ कर रहा है, सर्पों को भस्म करने का यज्ञ। इसमें जिस सर्प के नाम से आहुति पड़ेगी वह अपने आप खींचकर हवन कुंड में जा गिरेगा, पर मैं नागदीप योद्धाओं को भस्म नहीं होने दूंगा। यह क्या? मैं गलत आह्वान कर ही नहीं सकता। फिर सर्प हवन कुंड तक क्यों नहीं आ रहे? अगर ऐसा ही होता रहा तो कुंड की अग्नि बुझ जाएगी। महात्मा कालदूत ने कोबरा घाटी का प्रवेश द्वार रोक रखा है, सर्प पार नहीं आ पा रहे। अद्भुत है। यज्ञ बल से दो हाथ मात्र कालदूत ही कर सकते हैं, परंतु मुझे डर है कि अगर ऐसा कुछ पल रहा तो कोबरा घाटी की मोटी शिलाएं ढह जाएगी। आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराज रही है मुनिवर। इस व्यवधान ने यज्ञ की शक्ति क्षीण कर दी। हावी डालते रहिए मुनि आस्तिक, मैं कालदूत को रोकता हूँ। रोकना तो मुझे तेरी सांसें हैं तो उसी अपने और तेरी आत्मा के बीच खड़े तेरे शरीर को हटाना है। अब तो पहले नागराज का ही आह्वान करना पड़ेगा। ओम ह्रीम। नागराज के नाग खींचने लगे। शुरुआत रक्षक सर्पों से हुई। यह अंत की शुरुआत थी, पर तोसी का इरादा नागराज को दूसरा ही अंत देने का लग रहा था। लेकिन बॉस, अप्सरा, आखिर नागराज के साथियों को तुमको स्वतंत्र करना ही पड़ा। मैं कभी उनकी कैदी थी ही नहीं। तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिली हो और न जाने क्यों क्रुद्ध होकर चली गई थी। आज मिली भी हो तो इतना शुष्क व्यवहार कर रही हो, क्यों? यह बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम नागराज से दूर हटो। यह तुम क्या कह रही हो? तुम इसे बचाना क्यों चाहती हो? क्या यह सचमुच? चुप रहो, बस इतना जान लो मैं नागराज को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। तंत्रता नागराज पर काबू पाता जा रहा था। तोसी नहीं तो इसको रोकेगा कौन? रोक रहा है, इसीलिए मैं नागराज को सती पहुंचने नहीं दे सकती। कौन रोक रहा है अप्सरा? स्पष्ट संकेत आ रहे हैं मुझ तक। नागराज के शरीर के अंदर एक महाबली योद्धा तंत्रता से लड़ रहा है। कौन? तू है कौन जो तंत्रता का रास्ता रोक रहा है? हट जा, मैं तेरे प्राण बख्श दूंगा। प्राण बख्शने का अधिकार मेरे पास है। रोक दे ये विनाश और समर्पण कर दे। यह क्या हो रहा है गुरु आस्तिक? आह्वान के बावजूद इन नागराज की तरफ आ क्यों नहीं रही? मुझसे ही त्रुटि हुई है। नागराज नाग मानव नहीं, मानव नाग है। उस पर सर्प सत्र के मंत्र निष्फल है। फिर तो उसे
मुझे ही रोकना होगा। तो उसी मैंने तुमको अपने पिता के लिए क्षमा कर दिया है, परंतु नागराज को अगर क्षति पहुंचाना की सोचोगे तो तुमको अप्सरा से टकराना पड़ेगा। क्यों अप्सरा, क्यों? क्या लगता है नागराज तुम्हारा? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी संतान का पिता हूँ। नागराज भी मेरी संतान का पिता है, वह धर्म पिता है, रक्षा कर रहा है वह हमारी संतान की। नागराज ने टनी को अपने शरीर के अंदर सुरक्षा दी है। टनी रोक रहा है नागू के शरीर में मौजूद तंत्रता को, और इस भीषण टकराव की पीड़ा झेल रहा है नागराज। तू आखिर है कौन जो इस आयु में मृत्यु को बुला रहा है? तोसी पुत्र टनी हूँ मैं। तूने सत्य कहा कि मैं मृत्यु को बुलाता हूँ, परंतु अपने दुश्मनों के लिए। अब रास्ते से तू हटेगा, मैं नहीं। वाह ईश्वर, मुझे पता ही नहीं था कि तू भी मेरे साथ है। तूने तोसी को मुझसे दूर किया तो उसके पुत्र को भेज दिया। वाह, अब तो मुझे तिलिस्म उत्प्रेरक इसी से मिल जाएगा। यह तोसी का पुत्र जो है। बाहर स्थिति बिगड़ रही है, तंत्रता नागराज पर काबू पा रहा है। अब जो भी हो, जो भी करेगा वह विनाशकारी होगा। हा हा हा। सुना है जुपिटर पर एक ऐसा तूफान घूमता है जो आकार में पृथ्वी के बराबर है। वह तूफान अगर पृथ्वी पर आ जाए तो? नागराज की तंत्र शक्ति से युक्त असंख्य सर्प आकाश में जाकर एक भीषण चक्रवात का निर्माण करने लगे, जो आकार में सने सने एक महाचक्रवात का रूप धारण करने लगा। यह आंधी तो तेज होती जा रही है, इससे तो हम पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। सर्प शस्त्र यज्ञ की अग्नि मंद बढ़ रही है। यह कैसी शक्ति है जिससे चक्रवात की वायु गतिशिलाएं तक तोड़ रही है? वह भीषण चक्रवात तेजी से पूरी धरती को अपने आगोश में लेने वाला था। मानव निर्मित गगनचुंबी अंटालिकाएं उसके असीम वेग के सामने टिक नहीं पा रही थी। टनी, जल्दी कुछ करो। नागराज, मैं असफल रहा। मैं इसके तंत्र को रोकता हूँ, समेटता हूँ, पर यह फिर से बिखर जाता है। मेरे पास इसको बंदी बनाने का कोई साधन नहीं। नागू की मणि शक्ति तंत्र के बल को कई गुना बढ़ाती जा रही है। अरे टनी, ध्यान से सुनो, एक तरीका है, हमें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। और फिर सब शांत हो रहा है, अर्थात नागराज ने तंत्रता पर काबू पा लिया। पर कैसे? ऐसे, तुमने तंत्रता की मणि को मणि में बंदी बना लिया। मैं तो स्वयं तंत्रता के वश में था। यह काम टनी का है। टनी, पर तू नागराज के शरीर में पहुंचा कैसे? मैं घायल था। नागराज ने मुझे अपने शरीर में रखकर अपने नागों से मेरी शुश्रूषा करवाई। तुम घायल थे, पर कैसे? टनी तोसी को पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। तो इसी कारण अप्सरा मुझे बार बार रोक रही थी और मैं तुम पर वार कर रहा था। मैं तुमसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं हूँ। तुमने जो सही समझा वही किया तोसी। मैं भी तो स्वयं के पूर्ण नियंत्रण में नहीं था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए नागराज, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। हाँ विसर्पी, परंतु तुम सब यहाँ कैसे? नागदेव इस घटनाक्रम में कैसे उलझ गया? विसर्पी ने नागराज को सारा हाल सुना दिया। सब नियति का खेल है, पर मुझे विश्वास है कि नागदेव भी जल्दी इस लहरों से ऊपर उठ जाएगा। और जब तक ऐसा होगा तब तक आप सभी नागदेव वासी हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अवश्य मित्र, मुझे गर्व है तुमने अपने मूल्यों को मित्रता से ऊपर रखा। अब हमको तंत्रता की स्थायित्व का प्रबंध करना होगा, जहाँ पर वह किसी भी चैतन्य प्राणी के संपर्क में आ ही नहीं सके। उसके लिए सबसे अच्छी जगह है यह लावे का सागर। इसके अंदर तंत्रता को कोई भी चैतन्य प्राणी मिल ही नहीं सकता। मेरा नाम तालिका है तंत्रता, और मैं तुमको इस मणिबंध से स्वतंत्र कर सकता हूँ। तुम मुझे जानते हो? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको भी जानता हूँ। ये सब अचानक कहाँ लुप्त हो गए? पता नहीं, पर कुछ गलत हो रहा है। जो गलत हुआ है उसको तुम्हें सही करना है। मणिबंध से आज़ाद होने के लिए कुछ भी करूँगा मैं। बताओ क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम चाहते हो, तो उसी की आत्मा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पर फिलहाल समाप्त है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।